गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आप देख रहे हैं कैरियर विल पर एकेडमिक क्लासेस में मैथमेटिक्स बाय दिलीप सर। 10th क्लास का जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं आज, वो ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं। 6th चैप्टर है जिसकी 6.1, 6.2, 6.3 बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग कर चुके हैं। 6.4 के बात हमने कल शुरू की थी और जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करनी है क्वेश्चन नंबर 3 की। तो व्हाट इज इन द थर्ड क्वेश्चन? In the figure 6.44, triangle ABC, मतलब ABC and DBC means DBC, these are the two triangles on the same base BC, मतलब BC पर ये दो triangles आपको दर्शाए गए हैं। If AD intersect BC, if AD intersect BC at O, show that the area of the triangle divided by the area of the triangle ABC divided by the area of triangle DBC is in the ratio AO upon DO। मतलब ये जो ट्राइंगल का रेशो होगा वो इसी रेशो में बनेगा। ये कैसे पॉसिबल होगा? आइए समझते हैं कि इसको हम पॉसिबल बनाने के लिए किस चीज का यूज करें। देखो, हमें कहीं ना कहीं सवाल में ना एक हिंट मिलता है। अगर वो हिंट हम समझ जाते हैं तो ये बिल्कुल क्लियर है कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट भी कर सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं। हिंट क्या मिला? एरिया की बात की इसने। क्या? एरिया। अब किसी भी ट्राइंगल के एरिया की अगर मैं आपसे बात करूं तो आप बच्चे आप समझ सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जब आपसे बोलेगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का कोई ना कोई फॉर्मूला भी है जिससे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब मीन्स हाफ इंटू बेस इंटू में परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर तो यहां दिख नहीं रहा, तो चलो एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं? हम इस ट्राइंगल में इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। अगर इसका परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर लेते हैं तो वो परपेंडिकुलर कहां दिखना चाहिए? वो परपेंडिकुलर इस पॉइंट से यहां दिखाई देना चाहिए। सो दिस इज द परपेंडिकुलर ऑफ द ट्राइंगल वी हैव ड्रॉन। आपके थोड़ा से फिगर को थोड़ा सुंदर कर लें ताकि आप ये क्वाड्रिलेटरल था, इसमें एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ करेंगे हम यहां से इधर। ये अब आपको समझ आएगा। इसे हम मान लेते हैं m, इसे मान लेते हैं n। तो माय डियर, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद क्या दिखाई देता है? लेट्स अंडरस्टैंड। हम सबसे पहले जो प्रूव करना है वो लिख लेते हैं। तो टू प्रूव क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ऑब्लिक area of triangle DBC is equal to AO upon DO। ये है। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले क्या लेके चलें? कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने? AM परपेंडिकुलर अपॉन BC and DN परपेंडिकुलर अपॉन BC। बस बच्चे अब निकालना शुरू करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। प्रूफ।
So in triangle ABC, area of triangle ABC will be equal to, we can say, half into base BC into perpendicular AM. This we can say, right? इसे मान लेते हैं हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई. अब इन ट्राइंगल DBC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC will be half into BC into में DN. ये कंडीशन हमारी हो गई 2. बच्चे मैंने इस ट्राइंगल एबीसी का एरिया इस बेस पर कैलकुलेट किया, बेस इंटू में परपेंडिकुलर इंटू में हाफ. ऐसे ही इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट किया, बेस यही रखा और परपेंडिकुलर जो हमने कंस्ट्रक्शन से खींचा है, राइट. अब बात करते हैं कि इसको अगर हम इससे डिवाइड कर दें, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड. फर्स्ट को अगर हम सेकेंड से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी, जो हमें कैलकुलेट करना है. तो हाफ इंटू में बीसी इंटू में डीएन अपॉन डी नहीं एएम, हाफ इंटू में बीसी इंटू में डीएन. तो बच्चे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास बचेगा एएम अपॉन डीएन. इसके बाद क्योंकि जो चीज हमें प्रूव करनी है वो एएम और डीएन नहीं है, वो तो हमारी एओ और ओडी है. ये कैसे आएगा? आइए नाउ इन ट्राइंगल, इसको हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ दे ही रहा है हमें, तो नाउ इन ट्राइंगल ए एम ओ एंड ट्राइंगल डी एन ओ, आप देखोगे कि जो आपके एंगल एम है इज इक्वल टू एंगल एन है और ये है बाय कंस्ट्रक्शन. अब एंगल ओ जो है यानी कि ए ओ एम, वो बराबर होगा एंगल डी ओ एन के. दिस यू कैन से वर्टिकली अपोजिट एंगल. शीर्षाभिमुख कोण. तो बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, triangle AMO is similar to triangle DNO. अब AM upon DN is equal to OM upon ON is equal to AO upon DO. This is the ratio between corresponding sides of similar triangle are same. तो अब हम देखेंगे कि आप हमारे पास जो AM अपॉन DN था वो किसके बराबर हो गया? AO अपॉन DO के. तो हमें यही प्रूव करना था कि ये चीज इस रेशियो में होगी, तो हम इसकी जगह इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट और रॉन्ग. तो हम यहां ये वैल्यू उठा के यहां लिख दें तो हम बोल सकते हैं कि एरिया, जगह यहां पर थोड़ी सी कम पड़ेगी, इसको हम थोड़ा सा मूव
यहां पर हमारे पास था बेटा ए, बी, सी और ये हमारे पास डी। ठीक है, ये हमारे पास था एम और ये एन। ठीक, ये हमने ड्रॉ किया हुआ था परपेंडिकुलर। तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, ये हो गया आपके पास फाइनली दिस इज ओ। तो अब आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी, जैसा कि हमारे पास हमने प्रूव किया था AM अपॉन DN, अब सिंस AM upon DN is equal to AO upon DO, therefore area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equal to AO upon DO and proved. आसान था, आसान हो गया, लग रहा होगा वो आपको कितना इजी हो चुका है। नोट कर लो, शाबाश। देखो हमने इसके अंदर क्या किया, गोविंद पूछ रहे हैं, दोबारा बताओ सर। गोविंद हमने कुछ नहीं किया, हमने एबीसी और बीडीसी का एरिया निकाला जिसके लिए परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन से ले लिए। पहले हमने साबित किया कि जो ये एरिया होगा वो एएम और डीएन के रेशो में होगा। फिर हमने साबित किया कि एएम और डीएन का रेशो ही एओ और डीओ के रेशो के बराबर होगा। फिर ये क्वेश्चन खत्म। इन दोनों को इक्वल रेशो देने के लिए हमने यहां पर वर्टिकल अपोजिट एंगल और 90 डिग्री के दो पर जो परपेंडिकुलर हमने डाले हैं, इसके बेस पर इन दो ट्राइंगल को हमने सिमिलर प्रूव कर दिया। सिमिलर ट्राइंगल की साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है। उसी रेशो में एक रेशो एएम अपॉन डीएन था, एएम अपॉन डीएन था जो कि एओ अपॉन डीओ के बराबर आ गया। एएम अपॉन डीएन हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीबीसी से कनेक्टेड है। सो माय डियर, आई थिंक आपको बात समझ आ जानी चाहिए कि हमने इसे कितने आराम से सॉल्व कर लिया है। एक बार अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रेंट। अगर आपको लगता है और ऐसा कहा जाए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल ही बराबर हैं, तो फिर आप साबित कीजिए कि दोनों के दोनों सर्वांगसम हैं। इफ एरिया ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, प्रूव दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या क्या है? एक, प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड। दो, साइड साइड साइड। तीन, एंगल एंगल साइड। चार, एंगल साइड एंगल। पांच, RHS। इन प्रॉपर्टीज में से कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करें? जब दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमें ये पता है कि दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, लेकिन हमारे पास कॉन्ग्रेंसी की ऐसी कोई थ्योरम है ही नहीं जिसमें हम तीनों एंगल से उसे कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हो।
हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए साइड का सहारा जरूर लेते हैं। किसी भी फॉर्म में आप कोई सा भी फॉर्मूला उठा लो, बिना साइड के हमारा कोई भी रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। चाहे साइड एंगल साइड है, साइड 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 है, एंगल साइड एंगल है, एंगल एंगल साइड है या आरएचएस है, हर बार साइड तो चाहिए, बिना साइड के काम नहीं चलेगा। राइट रॉन्ग? तो अब समरूपता और सर्वांग समता दोनों के बीच की लड़ाई है। आइए समझते हैं इस लड़ाई को कैसे लड़ें। तो हमारे पास है बेटा दो सिमिलर ट्राइंगल, कोई भी दो सिमिलर ट्राइंगल का नाम मैं एट रैंडम अपनी तरफ से ले सकता हूं। मैंने एक ट्राइंगल यहां ले लिया और एक ट्राइंगल यहां। अब ये दोनों ट्राइंगल हमें दिया गया है समरूप है। थोड़ा सा दूरियां पैदा कर लें, ज्यादा नजदीक हो गई। तो ये जी हमारे पास मान लेते हैं कि एक ट्राइंगल एबीसी है और एक ट्राइंगल डीईएफ है। जब दो ट्राइंगल्स के बारे में कहा जाए कि वो सिमिलर हैं तो क्या कहा जाता है? फिलहाल हम यहां करते हैं कंस्ट्रक्शन। लेट्स ड्रॉ two similar triangle ABC and ट्राइंगल DEF। अब जैसा कि हम दो सिमिलर ट्राइंगल को ड्रॉ कर रहे हैं या ट्राइंगल को ड्रॉ कर रहे हैं और वो सिमिलर हैं, तो हमारे पास फिर गिवन क्या हुआ? हमारे पास गिवन ये हुआ कि एंगल A बराबर है एंगल D के, एंगल B बराबर है एंगल E के, और एंगल C बराबर है एंगल F के। साथ के साथ सिमिलर ट्राइंगल होने की वजह से हमें यह भी पता है कि AB अपॉन DE बराबर होगा BC अपॉन EF और बराबर होगा AC अपॉन DF, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में जो रेशो होता है, हिंदी लिखूं, दो समरूप त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF की रचना की। अब बाकी सब तो इसमें इंग्लिश नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। अब इसे आप बोल सकते हैं द रेशो बिटवीन corresponding sides of similar triangle are same। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं में अनुपात समान होता है। यह भी हमें पता लग गया, यह भी पता लग गया। एक चीज इसने कहा कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वी हैव। इसे ना भूलें आप कि यह बात भी बोली गई है, क्षेत्रफल बराबर है। इसका यही सारा का सारा खेल है। और गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF के। यहीं से कहानी शुरू हो जाएगी।
चलो प्रूफ करते हैं। तो क्योंकि हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, तो हम ये बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ बराबर हो जाएगा 1 के। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों एरिया बराबर है और ये इसके नीचे आएगा तो ये 1 के बराबर होगा। इसे हम एक कंडीशन मान लेते हैं, ये हमारे पास एक कंडीशन है, राइट। अब हम ये भी जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ क्या होना चाहिए, दैट इज AB अपॉन DE का स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन EF का स्क्वायर एंड AC अपॉन DF का स्क्वायर। देखो बेटा, ये भी आप जानते हैं कि ये भी थ्योरी है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल में अनुपात जो होता है, राइट, वो क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। किसके? संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इस बात को अगर हमने यहां पर जब इस ट्राइंगल को यहां लाए तो राइट में तो 1 ही आएगा ना जी। तो अब हम देखो कि यहां पर क्या करना चाह रहे हैं, इस वैल्यू को, ये जो आप देख रहे हैं ये चीज, इस वैल्यू को हम 1 पुट कर रहे हैं। तो अगर हम इसे 1 लिख दें तो ये बराबर होगा AB अपॉन DE का स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन EF का स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन DF का स्क्वायर। इस 1 को अगर आप स्क्वायर लिख दें तो आप इसे आराम से इक्वेट कर सकते हैं। क्या? अब आप बोल सकते हैं कि AB अपॉन DE बराबर है 1 के, ऐसे ही BC अपॉन EF भी बराबर है 1 के, और AC अपॉन DF भी बराबर है 1 के। अर्थात AB बराबर होगा DE के, BC बराबर होगी EF के, और AC बराबर होगा DF के, राइट। जब ये चीज आपने प्रूव कर दी, राइट, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, तो ये सिद्ध हो गया दिस इज योर A, B, C, D, E and this is your F. तो माय डियर, आपके दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए बाय सो ट्राइंगल ABC is congruent प्रूव हो गए, is congruent to triangle DEF by side criterion of congruency, hence proved। ये ऊपर वाली लाइन अगर आप चाहो तो नीचे लिख लो, ये वैसे मैंने साइड में लिखनी थी इधर। ट्रिपल ए से क्यों नहीं हो सकता? भाई कोई भी कॉन्ग्रेंसी का रूल जो है वो ट्रिपल ए है ही नहीं। एंगल के बेस पर आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बोल ही नहीं सकते। उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए कि आपने अपनी एक फोटो खिंचवाई, उसके सारे एंगल सेट हैं और उसी का आपने बड़ा साइज निकलवा लिया, और बड़ा साइज निकलवाने पर उसके एंगल अभी भी बराबर हैं, लेकिन जो साइड्स हैं वो कॉरस्पॉन्डिंगली बढ़ तो गई लेकिन उनका एरिया बराबर नहीं है।
कॉन्ग्रेंसी में हमेशा एरिया बराबर होता है, अगर कॉन्ग्रेंट है तो सिमिलर होगा ही होगा, लेकिन अगर सिमिलर है तो कॉन्ग्रेंट हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप किसी को ट्रिपल ए से सिमिलर प्रूव करोगे तो वो कॉन्ग्रेंट प्रूव नहीं हो सकता, लेकिन हां आप ट्रिपल एस से किसी को अगर कॉन्ग्रेंट प्रूव करोगे तो वो सिमिलर जरूर होगा, क्योंकि कॉन्ग्रेंसी का ट्रिपल एस सिमिलैरिटी में अप्लाई होता है और सिमिलैरिटी का ट्रिपल ए कॉन्ग्रेंसी में अप्लाई नहीं होता है। राइट, उतार लीजिए। आई होप समझ आ गया होगा रितिका। थ्योरम भी करा दूंगा बेटा, 6.3, 6.4, 6.4 ट्रिपल एस की थ्योरम है, 6.3 आपकी ट्रिपल ए थ्योरम है, डोंट वरी। हिंदी में कहां इंग्लिश लिख दिया, बहुत सारा लिख दिया क्या? अरे ये वाली लाइन तो कई बार लिख चुके हैं यार। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में अनुपात समान होता है, ये हिंदी में लिख रहा हूं इसकी। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में समानुपात होता है। क्रिस्टल क्लियर माई सर। भाई जब आपके पास ये चीज प्रूव हो गई थी कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, तो इनके बीच में जो एंगल था उसका भी आप यूज कर सकते थे, ए बी और डीई, मतलब ए बी और डीई, और साथ में ए सी और ए एफ के बीच का एंगल तो आपके पास ऑलरेडी था। आप यहां पर लगा सकते थे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, उससे भी आप इसे प्रूव कर लेते, लेकिन आपको प्रूव क्या करना है? सिमिलैरिटी नहीं, कॉन्ग्रेंसी। क्लियर है? तो कॉन्ग्रेंसी के लिए आपको एग्जैक्टली साइड्स को इक्वल करना होता है, ना कि रेशो इक्वल करना होता है। तो वो चीज आपको रेशो में मिलती, तो आपने इक्वल कर दिया तो इक्वल से मिल गई, तो आप साइड एंगल साइड लगा सकते हैं। जब तक इक्वल नहीं करोगे तब तक नहीं कर सकते। राइट, रॉन्ग? ओके, बढ़िया। एक सवाल और। आरएचएस, वेरी गुड, सही कह रहे हो बेटा। आरएचएस नहीं लगा सकते क्योंकि राइट एंगल नहीं था हमारे पास उस क्वेश्चन में कहीं पर भी, बाकी तो सब कुछ लग ही जाता। D, E and F are respectively the midpoints of the side AB, BC and CA of triangle ABC। हमारे पास एक त्रिभुज है, राइट? इसको हम इस बार स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा साइड कर देते हैं, अभी फिलहाल इसे हम अलग कर देते हैं, और ये समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है। एक क्वेश्चन हमें दे रहा है कि एक ट्राइंगल है, एक एबीसी ट्राइंगल है, राइट? अब उसने जो इसके बाद बोला वो भी सुन लेते हैं। त्रिभुज एबीसी की भुजाओं को, इसको पहले यहां रख के देखते हैं, फिर बनाते हैं, फिर हटा देंगे। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी, बी सी और ए सी के मध्य बिंदु डी ई एफ है, मतलब इनके मिड पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो यहां एक पॉइंट है, यहां एक मिड पॉइंट है और यहां भी एक मिड पॉइंट है। एंड दीज मिड पॉइंट्स आर व्हाट? ए बी का मध्य बिंदु हो गया डी, और ये ई,
और ये हो गया हमारे पास F। ठीक है जी, ये ड्राइंग हो गई हमारी। अब क्या बोलता है, कहता है त्रिभुज DEF और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। मतलब हम पहले इन्हें ज्वाइन करें। इसको आप इससे मिलाइए। बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यस, अब आपके पास जो पिक्चर है वो फाइनली बन गई। सर ये क्वेश्चन क्लास 9 में था और अब ये क्वेश्चन 10th में है और 100% पेपर में भी होगा। तो देखना है इसे कैसे प्रूव करना है, क्या क्या करना है। हमारा जो क्वेश्चन है वो है टू प्रूव, नहीं फाइंड है रेशो। टू फाइंड हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में क्या रेशो होगा। ये चीज हमें प्रूव करनी है, राइट। अब इसे हम यहां से खींच देते हैं इधर, इसकी जरूरत हमारी खत्म। अब सिर्फ क्वेश्चन, तो ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। व्हाट इज दिस। तो हम जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से एक रेखाखंड खींचते हैं तो इस प्रकार बना रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर होता है। So when we draw a line segment by joining the midpoints of two sides, this line segment is always parallel to third side, right? तो हमें क्या करना चाहिए, शुरू करें सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल, तो कुछ प्रूफ तो करना नहीं है तो हम यहां सॉल्यूशन की बात करते हैं। इन ट्राइंगल ABC D and E are the midpoints of AB and AC रेस्पेक्टिवली। ये हमें गिवन है। इसकी वजह से हम बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं सिंस in triangle ABC D and E are the midpoints of AB and AC respectively, therefore DF D and F, this is F my dear, D and F are the midpoints of AB and AC. Yes, therefore DF is parallel to BC. DF is parallel to BC। यहां पे लिखेंगे आप ब्रैकेट में अमन, अमन को यार अच्छा रहे यहाँ पर बहुत सारे। DF एंड पैरेलल टू BC, तो हम कह सकते हैं लाइन ज्वाइनिंग बाय मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स is parallel to third side। इतना लिखोगे या फिर आप सीधे सीधे मिड पॉइंट थ्योरम भी
लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद आप बोलते हैं क्या, सिंस DF is parallel to BC and AB and AC are transversals. देखो, जब ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो आप ये कह सकते हैं दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, रीजन बिहाइंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप कह सकते हैं एंगल इन ट्राइंगल ADF एंड, इस लाइन को बच्चे हमें पहले लिखना चाहिए, इस लाइन को हम पहले लिखेंगे, इन ट्राइंगल ADF एंड ट्राइंगल ABC। यस, तो हम बोल सकेंगे एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, एंगल F इज इक्वल टू एंगल C, और ये होगा हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बहुत सारे मच्छर हैं यार। संगत कोण दोनों के लिए। अब सो ट्राइंगल ADF इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। आपको क्या निकालना है, DEF तक पहुंचना है। तो बड़ा लंबा काम है भाई। DEF तक पहुंचने के लिए अभी आपने ये प्रूव किया, तो यहां बोलेंगे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आएगा। दिस यू कैन से AD अपॉन AB का स्क्वायर। This you can write, because since it is a midpoint, so if it is x, so this must be x. So you can say AD if x, so AB will be 2x total length, and this square, my dear, is equal to cancel of x 1/4. अब आप ये कैलकुलेट सिर्फ ये कर पाए हो कि ये आपका 1/4 में आया है रेशो। क्लियर है। अब आप चलते हैं, हाँ मिड पॉइंट थ्योरम भी लिख सकते तो काम चल जाता है, इतना कुछ नहीं लिखना पड़ता। आगे चलते हैं, इन ट्राइंगल DBC now D and E are the midpoints of AB and BC respectively, right? तो आप क्या बोल सकते हैं, DE is parallel to AC and BC and AB are ट्रांसवर्सल्स। तो आप बोल पाएंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल, देखो भाई यहां पे अब ये बोल पाएंगे आप, दिस एंगल इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग है ना, तो इस एंगल के, राइट, एंड दिस एंगल is equal to this angle. So angle in triangle BED and triangle ABC. Angle D will be equal to A.
angle E will be equal to C. So by double A similarity criterion, triangle BED is similar to triangle BCA. अब इससे हम आगे देखें थोड़ा सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BED upon area of triangle BCA is equal to BE upon BC का होल स्क्वायर. अब BE की वैल्यू आप देखेंगे तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, अगर मान लें ये y है और ये भी y है, सो दिस इज y अपॉन 2y का स्क्वायर एंड दैट इज ऑल्सो 1/4. राइट. अब इसे आप इसी तरीके से बोल सकते हैं कि यहां पर आप रेशियो निकाल रहे थे ABC का, अभी भी 4 है, BED का 1/4 है. Similarly, area of triangle ECF बोल दो या बोलो कि आप CEF अपॉन area of triangle CBA is equal to CE upon BC का स्क्वायर एंड CE इज व्हाट, राइट. इसे अगर आप लेके चल रहे हैं y, सो दिस इज y अपॉन 2y का स्क्वायर एंड दैट इज ऑल्सो 1/4. अब आप क्या सिंपल सा देखें, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CEF प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF. अगर आप ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल को एक यूनिट मान लें तो ये क्या था, ये आपके पास इसके रेस्पेक्ट में 4th पार्ट था, राइट. तो इसे आप बोल सकते हैं 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4 और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF. सो 1 में से 1/4 3 बार जाएगा तो ये आएगा 3/4. दैट इज 1/4 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF. आपको प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, जिसे आप बोल सकते हैं 1/4, right, and this you are talking about 1 unit, so this becomes 1/4 or this is 1:4 and this is my answer. So see you in the next class. इसको आप नोट कर लीजिए. Thank you.